कैसे हो आप लोग। आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पेपर होते हैं हमारे, जैसे यूपी पुलिस, यूपी जेलो ऑर्डर, यूपी फायरमैन, या आपका यूपी टेट, या यूपी वीडियो, या लेखपाल, तो जो जितने भी यूपी संबंधी एग्ज़ाम हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी खास रहता है यूपी संबंधी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं यूपी जीके के। तो हमने यूपी जीके संबंधित 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो जिसको यूपी जीके देखनी हो तो हमारे 2 वीडियो को देखकर उसके बाद तीसरी वीडियो को देख सकता है। तो आज की हमारी ये तीसरी क्लास है, तीसरी वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो उत्तर जलवायु की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश यूपी की जलवायु है उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन यदि आता है कि जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। यदि हम बात करते हैं ऋतु की, तो तापमान और वर्षा के आधार पर जो यूपी में ऋतु है वो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तापमान और वर्षा के आधार पर यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश है, उसमें 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। एक तो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है, दूसरी वर्षा ऋतु, और तीसरी हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। तो तापमान और वर्षा के आधार पर यूपी में ये 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वर्षा ऋतु, और उसके बाद हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। और डालते हैं हेडिंग सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु तो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु कब आती है। सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु कब आती है, किस स्थिति में ग्रीष्म ऋतु कहीं पर उत्पन्न होती है। तो जैसे ही हम एक गोलार्ध बनाते हैं और गोलार्ध के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये मैंने कई क्लासों में आपको कराई है कि भूमध्य रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो ये बचा हुआ क्षेत्र है भूमध्य रेखा के ऊपर, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे का क्षेत्र है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यदि हम क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन को, इस रेखा को बोलते हैं हम कर्क रेखा। यदि हम 23.5 डिग्री पर नीचे एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को बोलते हैं मकर रेखा। आप कह सकते हो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, या आप कहें दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है मकर रेखा। तो जैसे सूर्य जिस स्थान पर सीधा पड़ता है, सूर्य जिस स्थान पर सीधा पड़ता है यानी लंबवत पड़ता है, तो उस स्थान पर क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी होती है, सर्वाधिक तापमान होता है। तो सर्वाधिक तापमान पृथ्वी पर कहाँ होगा, कब होगा? तो वो कब होगा? जब सूर्य किसी स्थान पर लंबवत चमकेगा, तो ऐसी स्थिति में उस स्थान पर क्या होता है? सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक गर्मी होती है। जैसे यहाँ पर चमकता है सूर्य सीधा, उसके बाद क्या होता है, ऊपर की ओर जो सूर्य बढ़ने लगता है, तो एक स्थिति ऐसी होती है कि कर्क रेखा पर भी क्या होता है, सूर्य लंबवत चमकने लगता है।
तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, कर्क रेखा पर क्या होती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, सर्वाधिक तापमान होता है। तो इसके बाद ये क्या होता है, नीचे बढ़ने लगता है और फिर दोबारा से भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है और फिर नीचे दक्षिण की ओर जाने लगता है। जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जाने लगता है तो लंबवत चमकने लगता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, लंबवत नहीं चमकता, तिरछा चमकने लगता है, जिस कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु उत्पन्न हो जाती है और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न हो जाती है। तो इससे धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो आप कह सकते हो कि मकर रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है। इसके बाद फिर ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये तारीख भी देखते हैं कि कब और कहाँ सर्वाधिक गर्मी होती है। तो ये स्थिति जो 2 बार बनती है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को बनती है। 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, सर्वाधिक गर्मी होती है। उसके बाद यह स्थिति बनती है 21 जून को। तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और सर्वाधिक गर्मी होती है, सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करता है। और 22 दिसंबर की स्थिति की बात करते हैं हमें, तो 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति इस प्रकार होती है, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, सर्वाधिक तापमान मकर रेखा पर होता है। तो जो कर्क रेखा है इसके ऊपर ही उत्तर प्रदेश हमारा स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश स्थित है। तो जैसे ही भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर सूर्य बढ़ने लगता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही जून के महीने में लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर सूर्य, तो सर्वाधिक तापमान यूपी में उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने लगती है। तो हम कह देते हैं भाई कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो कर्क रेखा है वो यूपी के नीचे से गुजरती है, तो सर्वाधिक जो तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में वो कब होता है, सर्वाधिक तापमान की यदि बात करते हैं, सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश में मई और जून के महीने में देखने को मिलता है। क्योंकि मई के महीने में सूर्य की स्थिति इस प्रकार होती है कर्क रेखा के नीचे, और जून के महीने में क्या होती है, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, लंबवत होती है, जिस कारण क्या होता है कि जो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, सर्वाधिक गर्मी हो जाती है। तो सर्वाधिक की जो गर्मी होती है मई और जून के महीने में होती है उत्तर प्रदेश में। और यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है ग्रीष्म ऋतु में, सर्वाधिक तापमान, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान की यदि बात करते हैं, सर्वाधिक तापमान जो उत्पन्न होगा वो कर्क रेखा के नज़दीक होगा जून के महीने में। और वो क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो वो बुंदेलखंड का क्षेत्र कर्क रेखा के नज़दीक है, इस वजह से क्या होती है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे तापमान में गिरावट उत्पन्न होने लगती है। तो सर्वाधिक जो तापमान है वो किस क्षेत्र का देखने को मिलता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इसका तापमान क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक होता है। यदि बात करते हैं हम एक प्रॉपर राज्य जिले की, तो जिले की यदि बात करें तो किस जिले में सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में, तो जिला है आगरा और झांसी। आगरा और झांसी ये 2 जिले हैं जिनमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है। यदि बात करते हैं कम तापमान की, जो कम तापमान देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में, तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं
देखो जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में गंगा यमुना का जो मैदान है, गंगा यमुना के मैदान में पश्चिमी हवाएं चलती है, पश्चिमी हवाएं चलती है। और इन पश्चिमी जो हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु में, इनकी जो प्रकृति होती है वो गर्म और शुष्क होती है। ये अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है और ये पौने मई और जून के महीने में चलती है, मई और जून के महीने में चलती है। इन पवनों को हम क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। इन पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और लू स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक लू के संपर्क में रहता है तो उसको क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। उसको क्या होने की संभावना होती है? डिहाइड्रेशन। तो लू के बारे में नोट करते हैं हम, लू क्या होती है और किस महीने में चलती है। तो लू चलती है मई और जून के महीने में, और ये पश्चिमी हवाएं होती है जिनकी प्रकृति की बात करते हैं हम। इनकी प्रकृति गर्म और शुष्क होती है, गर्म और शुष्क प्रकृति की होती है लू। और अधिक देर तक संपर्क में आने पर डिहाइड्रेशन उत्पन्न करती है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। तो देखते हैं वर्षा। तो इस क्षेत्र में मतलब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा यदि बात करते हैं तो सामान्यतः वर्षा देखने को ग्रीष्म ऋतु में नहीं मिलती। लेकिन यदि बात करें तो वर्षा होती है। तो वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु में होती है वो किस प्रकार होती है? तो आर्द्र और शुष्क पवनें होती है, तो उनके मिलने के परिणाम स्वरूप कभी कभी क्या होता है, हमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। तो क्या होता है? आर्द्र और शुष्क पवनों के मिलने से वर्षा होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। और उस वर्षा कारण क्या है कि आर्द्र और शुष्क पवनें आपस में मिल जाती है, और मिलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में हमें वर्षा देखने को मिलती है। तो आगे चलते हैं हम अपने वर्षा ऋतु पर। ये था हमारा ग्रीष्म ऋतु। अब समझ आया होगा आपके कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की स्थिति होती है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में सर्वाधिक गर्मी होती है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे तापमान में गिरावट होती है। और जो मई और जून के महीने होते हैं, मई जून के महीने में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है। यदि विशेष राज्य की बात करते हैं तो दो राज्य है, एक तो आगरा और एक झांसी, जिनमें सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में, और बरेली में सबसे कम तापमान देखने को मिलता है। जो लू है इसकी हमने विशेषताएं पढ़ ली है। और वर्षा की बात करते हैं तो इस ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती, लेकिन कभी कभी आर्द्र और शुष्क पवनों के मिलने से हमें क्या होता है, वर्षा देखने को मिलती है ग्रीष्म ऋतु में। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु किस प्रकार है उसका विवरण पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु तो देखते हैं सबसे पहले भारत। तो भारत में किस प्रकार वर्षा प्रारंभ होती है, कहाँ से वर्षा प्रारंभ होती है, क्या कारण होता है वर्षा प्रारंभ होने का। तो ऐसा होता है जैसे स्थल भाग पर गर्मी बढ़ती है, ये स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग पर यहाँ पर यूपी है, उत्तर प्रदेश। जैसे जैसे स्थलीय भाग पर गर्मी बढ़ती है तो स्थल के संपर्क में जैसे ही पवनें आती है तो पवनें गर्म हो जाती है, और गर्म होकर पवनें हल्की हो जाती है, और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठने से क्या होता है, जो स्थलीय भाग होता है इसमें क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। तो अब निम्न दाब उत्पन्न होगा स्थल पर,
तो जो समुद्र की पवनें होती है, समुद्री पवनें होती है, वे क्या करती है, इस निम्न दाब को भरने के लिए तेजी से स्थल भाग की ओर चलने लगती है, जिसको बोलते हैं मानसून का आगमन। तो जैसे ये पवनें बढ़ती हैं तो इन पवनों की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, तो इनको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। तो जो भारत में जो वर्षा कराती है, तो वर्षा कराने वाली जो पवनें होती है वो क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। तो जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो सबसे पहले केरल के तट पर टकराती है, और उसकी टकराने की जो तिथि होती है वो होती है 1 जून। तो सबसे पहले टकराती है केरल के तटों पर, और टकराकर 1 जून में सबसे पहले केरल में वर्षा कराती है। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कब और कहाँ वर्षा होती है, तो सबसे पहले केरल में, और कब होती है, 1 जून को होती है। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है। तो जैसे ही ये तट पर टकराती है तो टकराने के बाद 2 शाखाओं में बट जाती है। देखो जो इस साइड में शाखा आई तो उसको कहा गया अरब सागरीय शाखा, जो इस तरफ चली गई बंगाल की खाड़ी में तो इसको कहा गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो अरब सागर की शाखा है वो किस प्रकार वर्षा कराती है। तो जो अरब सागर शाखा है वो तटों से टकराती रहती है और इस क्षेत्र में वर्षा कराती रहती है, और जैसे ही इनको प्रवेश का रास्ता मिलता है तो ये भारत में प्रवेश कर जाती है, और फिर जो अरावली श्रेणी राजस्थान में उनके समानांतर होकर सीधे चली जाती है। तो जो अरब सागर की जो शाखा वाली पवनें होती है ये उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं कराती। उसके बाद यदि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की जो खाड़ी की जो पवनें होती है ये इस तरीके से कोलकाता और पटना को होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, और उत्तर प्रदेश में किस भाग में प्रवेश करती है, पूर्वी भाग। देखो ये पश्चिम भाग है इस साइड में, ये क्या है, पूर्वी भाग। तो सबसे पहले जो मानसून का प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में वो पूर्व में होता है। तो कई बार इसकी पूछी जाती है कि किस महीने में होता है और किस तिथि को होता है मानसून का प्रवेश उत्तर प्रदेश में। तो हम देखते हैं अब इस स्थिति पर, तो जो मानसून का प्रवेश होता है इस तरह होता है यूपी में, और ये होता है 22 जून को। तो 22 जून को ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसून प्रवेश कर जाता है, या आप कह सकते हो जून का चौथा सप्ताह। तो जून के चौथे सप्ताह में मानसून उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्वी पार्ट है और ये क्या है, पश्चिमी हिस्सा है यूपी का। तो जैसे ही प्रवेश करता है तो मानसूनी जो पवनें होती हैं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यदि आप लोगों ने एक नियम पढ़ा हो ज्योग्राफी में, वैसे मैंने विश्व भूगोल में ये आपको कराया है, कोरियोलिस बल प्रभाव। मैंने विश्व भूगोल में कराया था आप लोगों को कोरियोलिस बल प्रभाव। तो कोरियोलिस बल प्रभाव कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूमने के कारण पवनों की दिशा बदलती है। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, जब चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, तो घूमने के कारण पृथ्वी पर जो पवनें हैं उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। यदि वे पवनें उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो वे क्या होती है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। यदि यही पवनें किस गोलार्ध में हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हैं, तो क्या होता है, ये पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो जैसे यूपी में पवनें प्रवेश करती है, मानसूनी पवनें जो आर्द्रयुक्त होती है क्योंकि ये समुद्र से आती है, बंगाली खाड़ी से आती है, तो ये क्या होती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है।
कोरियोलिस बल प्रभाव में यही कहा गया है। और ये किस कारण होता है? पृथ्वी का घूमने के कारण ऐसा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में यूपी में किस शाखा से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा यूपी में वर्षा कराती है। अरब सागर की शाखा यूपी में वर्षा नहीं कराती। यदि हम बात करते हैं मानसून के प्रवेश की, तो यूपी में 22 जून को मानसून प्रवेश कर जाता है, या कहो जून का अंतिम सप्ताह, ये चौथा सप्ताह को, जून का चौथा सप्ताह जो होता है इसमें मानसून प्रवेश कर जाता है। लेकिन यूपी के किस भाग में? पूर्वी भाग में प्रवेश कर जाता है। अब आगे चलते हैं। जैसे ये पवने दाईं ओर मुड़ती है तो हिमालय, ऊपर क्या है? हिमालय है। तो हिमालय से टकराकर ये पवने क्या करती है? वर्षा कराती है। इस तरह गई ऊपर की ओर, हिमालय से टकराई तो सर्वाधिक वर्षा कराती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है यूपी में किस क्षेत्र में होती है? भाबर एवं तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करते हैं सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मानसूनी जो पवनी होती है इसी दिशा की ओर मुड़ती है, हिमालय से टकराती है और टकराने के कारण क्या करती है? इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कराती है। यदि हम बात करते हैं सबसे कम वर्षा, तो मानसून पवनों की दिशा ऊपर की ओर होती है तो नीचे रह जाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये यूपी का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यदि बात करते हैं सबसे कम वर्षा की, तो सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है यूपी में बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे ये मानसूनी पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, इस तरह से आगे की ओर बढ़ी, पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ती है, तो इन मानसूनी पवनों की जो आर्द्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप कह सकते हो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो इन मानसूनी पवनों की वर्षा कराने की शक्ति है तो धीरे धीरे कम होती जाती है। आप कह सकते हो पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिम की ओर धीरे धीरे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसमें अब दो टॉपिक ये बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है यूपी का जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, और ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। यदि जिले की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो गोरखपुर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो गोरखपुर है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो यूपी के गोरखपुर में होती है। यदि बात करें सबसे कम वर्षा तो यूपी के मथुरा में होती है। कम वर्षा जो होती है यूपी में वो किस में होती है? मथुरा ज़िले में हमें सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि जो गोरखपुर है, गोरखपुर यहाँ पर पड़ता है तराई क्षेत्र में, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि जो हिमालय है, हिमालय से ये मानसूनी पवन टकराती है, टकरा कर क्या करती है? वर्षा कराती है। जो मथुरा है, मथुरा यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर एक तो कारण ये होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इनकी आर्द्रता कम होती है। दूसरा कारण क्या है? ये जो पवनें होती है ये दाईं ओर मुड़ जाती है। और तीसरा बड़ा कारण है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के दिशा में पड़ता है। तो ये दो तीन कारण बनते हैं जिससे क्या होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी ऋतु को लेकर, वो हमारी ऋतु है शीत ऋतु। तो ये था वर्षा ऋतु, समझ आया होगा वर्षा ऋतु के बारे में। अब पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में।
शीत ऋतु। तो जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है, तो ऐसे ऐसे ही क्या होता है, यूपी में या कह लो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु उत्पन्न होने लगती है। ये बात करते हैं कि शीत ऋतु का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो कौन सा होता है, जनवरी। ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर की, यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो धीरे 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 आने पर तापमान में वृद्धि होती है। याद रखना आप लोगों को, चाहे शीत ऋतु हो चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश में तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तो जनवरी माह क्या होता है, शीत ऋतु में सर्वाधिक क्या होता है, ठंडा होता है। और आगे चलते हैं, जो शीत ऋतु होती है इसमें सामान्यतः वर्षा नहीं होती। शीत ऋतु जो होती है इसमें सामान्यतः वर्षा देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, यदि क्वेश्चन पूछ जाता है कि शीत ऋतु में हमें सामान्यतः वर्षा देखने को क्यों नहीं मिलती, तो इसका कारण क्या है, जो पवनें होती है पवनें स्थल से चलती है, पवनें स्थल से चलती है। और जो पवनें स्थल से चलती है इन पवनों में आर्द्रता नहीं होती। ये पवनें क्या होती है, शुष्क होती है। ये पवनें कैसी होती है, शुष्क होती है। और शुष्क होने के कारण इनमें क्या होते हैं, वर्षा कराने की क्षमता नहीं होती। जिन पवनों में आर्द्रता होगी वही तो वर्षा कराएगी, जो पवनें शुष्क होगी वह वर्षा नहीं कराती। तो ये बड़ा कारण है कि शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो पवनें चलती है वो स्थल से चलती है। और यदि बात करें हमें, तो कभी कभी क्या देखने को मिलता है हमें, तो कभी कभी इस ऋतु में हमें शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है, शीत ऋतु में वर्षा कारण क्या है, तो शीत ऋतु में वर्षा जो कराती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के चक्रवातों से होती है। या क्वेश्चन आता है कि शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती लेकिन फिर भी वर्षा देखने को मिलती है। तो जो वर्षा होती है किस कारण होती है, तो वर्षा का बड़ा कारण है भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जो चक्रवात आते हैं, तो उसके कारण क्या होती है, शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। और ये जो वर्षा है ये कई बार ऐसा होता है कि ओलावृष्टि भी कराती है। इन वर्षाओं से कई बार ऐसा होता है ओलावृष्टि होती है। तो ये जो भूमध्य रेखा क्षेत्रीय चक्रवातों से वर्षा होती है, ये वर्षा हमें उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और जैसे ही हम दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो इस वर्षा की मात्रा शीत ऋतु में कम देखने को मिलती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, नामात्र की वर्षा शीत ऋतु में हमें देखने को मिलती है। ये बात की सबसे कम जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो किसमें होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। ये नीचे की ओर आती है, दक्षिण की ओर आती है, तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। तो ये था हमारा शीत ऋतु। तो हमने उत्तर प्रदेश जलवायु के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है और सभी बच्चों के समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।